वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात अवयवों का गुणन। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी दो अवयवों का गुणन किया जाता है तो उनमें एक कंडीशन आती है, एक स्थिति आती है। वो स्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो स्थिति क्या है, वो कंडीशन क्या है। तो क्या यहाँ पर लिखा है मैंने, द प्रोडक्ट ए बी। मान लेते हैं आपके सामने दो अवयव हैं, पहला अवयव है ए और दूसरा है आपके सामने बी। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कब एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जब ए के जो कॉलम है, यदि मान के चलो मैं ए और बी ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए जो मेरा क्या है प्री मल्टीप्लाइड है और बी जो है आपके सामने पोस्ट मल्टीप्लाइड है। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बाद में। तो ए जो है प्री मल्टीप्लाई है और बी क्या है आपके सामने पोस्ट मल्टीप्लाइड है। तो उस केस में आपके सामने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि आप मान लेते हैं आपके सामने में कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट को मैं ए आई जे से दर्शाता हूं और इसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन। वहीं पर दूसरा एलिमेंट आपके सामने बी है जिसके एलिमेंट को मैं बी आई जे से दर्शाता हूं और ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो इसकी कोटि पता है, इसकी कोटि पता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कब होगा, जब इसका कॉलम ए का जो आपके सामने स्तंभ है ए का कॉलम बराबर होगा बी के रोज पंक्ति के बराबर। इसका मतलब n बराबर क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया a और b और हमें नई मैट्रिक्स मिलती है c। ठीक है, आप ऐसा कॉपी में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स a और b को मल्टीप्लाई करने पर, a और b का गुणन करने पर हमें नई अवयव c मिलती है। तो मान लेते हैं c है। ठीक है, तो c का जो ऑर्डर होगा, c की जो कोटि होगी है ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या होगी, तो वो आपके सामने बन के आएगी m क्रॉस q के बराबर। अब देखिए ये कैसे है, कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए a का ऑर्डर लिखिए सबसे पहले कि मान लीजिए आपके सामने a है और क्या है b है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब नई मैट्रिक्स हमको c मिल रही है, तो c का जो ऑर्डर होगा वो कैसे लिखेंगे। तो एक ऑर्डर लिखने का जो ट्रिक है, देखिए पहले a का ऑर्डर लिख लीजिए, उसके बाद आप b का ऑर्डर लिख लीजिए, फिर आपको क्या करना है ऐसे गोला बनाना है और इसको क्या कर देना है निकाल देना है। ठीक है, इसको क्या करना है निकाल देना है। निकाल देंगे तो क्या बचेगा m क्रॉस q बचेगा। यही जो होगा नई मैट्रिक्स c का ऑर्डर होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपके सामने दो अवयव हैं a और b और हमें क्या निकालना है, हमें गुणन निकालना है a b और b है। तो दो मैट्रिक्स दी हुई हैं a एंड b, हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ए बी एंड बी है ना। ए बी अलग है, बी ए अलग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है कि आप पता करें कि जो इसके नंबर ऑफ कॉलम होंगे, आगे वाले के नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो बताइए इसका जो ऑर्डर है, इसकी कोटि क्या है, वो क्या है आपके सामने। रोज कितने हैं देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 रोज हैं, 2 कॉलम है ना। ये हो गया ए की कोटि। ठीक, इसी प्रकार बताइए बी की कोटि, बी का ऑर्डर क्या है, वो है आपके सामने 2 रोज हैं और 3 कॉलम है 2/3। अब देखिए यहाँ पर इसके जो कॉलम है, इसके जो स्तंभ है ए के, वो बी के आपके सामने पंक्ति के बराबर है। मतलब ए के कॉलम इज इक्वल्स टू ए बी का रोज है। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बताइए जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने फाइनल मैट्रिक्स मान लेते हैं सी बनेगी, है ना। ए बी को मल्टीप्लाई करने में उसका ऑर्डर क्या होगा, तो तरीका मैंने बताया ना, पहले आगे वाले का लिख दीजिए, फिर पीछे वाले का बाद वाले का लीजिए, फिर इसको क्या करिए, इसको गोला लगाइए, रिमूव कर दीजिए। रिमूव करेंगे तो नई मैट्रिक्स बनेगी, वो 3/3 की बनेगी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो यहाँ से आपके सामने 1 2 3 -4 5 6, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपके सामने 4 5 6 7 -8 एंड 2। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता है बेसिकली,
सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं आगे वाले के रो को पकड़िए और सबके साथ करिए। क्या मैंने बोला, पहले वाले के एक रो को पकड़िए सबके साथ करिए, याद रखिएगा इस लाइन को, पहले वाले के रो को पकड़िए और सबके साथ करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ओके, या दिमाग मत लगाइए। तो यहाँ से आपके सामने क्या हो जाएगा, देखिए सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले के साथ करेंगे, फर्स्ट रो को पकड़ा हमने, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 × 4, सबसे पहला जो आपके सामने एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 1 × 4, ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद देखिए दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे एलिमेंट के साथ होगा, तो 2 × 7, ये आपके सामने हो गया पहला। अब दूसरे का दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को ही, अभी हमने पहले वाले को पकड़ा है ना, जब तक सबके साथ नहीं कर देंगे तब तक दूसरे वाले के पास नहीं जाना है। तो पहले वाले को आप दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपके सामने पहला एलिमेंट बन गया। दूसरे वाले के साथ क्या हो जाएगा, ऐसे 5 × 1, देखिए 1 × 5 प्लस 2 × 8, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ 2 × 8, ठीक है। अब देखिए तीसरा बन सकता है ना, क्योंकि ये आपके सामने एक और से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 1 × 6, पहले वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला रो बन के तैयार हो गया। अब दूसरा रो करते हैं, दूसरा रो बनाएंगे, नीचे दिख रहा है क्या आपको, या इट्स विजिबल टू यू। तो देखिए आप क्या करेंगे, दूसरे रो को पकड़िए और सबके साथ करिए। तो यहाँ से देखिए 3 × 4 प्लस -4 × 7, तो -4 × 7, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको समझ में आए, मल्टीप्लाई पहले करना है, समीशन बाद में करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई पहले करना है, जोड़ना बाद में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस वाले को पकड़िए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो आपके सामने हो जाएगा 3 × 5 प्लस -4 × -8, ओके। अब देखिए दूसरे वाले रो को तीसरे वाले के साथ करेंगे, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 3 × 6 प्लस -4 × 2, ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए इस वाले को छोड़ दीजिए, अब तीसरे वाले को पकड़ लीजिए, तीसरे वाले को पकड़ेंगे तो आपके सामने क्या जाएगा, 5 × 4 प्लस 6 × 7, ओके, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार 5 और 6 को दूसरे वाले के साथ, तो 5 × 5 प्लस 5 × 5 प्लस 6 × -8, 6 × -8। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 × 6 प्लस 6 × 2, ओके। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ना ही ना, जोड़ लेंगे ना। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। तो चलिए आपके सामने ए बी क्या बनेगा, यहाँ से आपके सामने ए बी बनेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके सामने आंसर, ये 18 हो जाएगा। देखिए इसको 4 + 14 विल बी 18। इसी प्रकार इसको देखिए 5 - 16, वो आपके सामने क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -11। इसी प्रकार आपके सामने ये वाला हो जाएगा आपके सामने क्या, 6 1 4 दैट इज 10। उसके बाद देखिए -16 देन 47 देन 4, ये वाला 62 -23 एंड 42, ठीक है। ये आप ए बी निकाल सकते हैं। अब चलिए बी ए को देखते हैं। बी ए क्या कहेगा आपके सामने, बी ए बोलेगा कि पहले बी को लिखो उसके बाद ए को लिखो। अब बी ए मल्टीप्लीकेशन जो है, बी ए जो गुणन है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आप ऑर्डर देखेंगे। उसके लिए क्या देखेंगे, आप ऑर्डर देखेंगे, है ना। पहले क्या देखना होता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि दो गुणन जो है, दो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो बी का देख लीजिए, बी का आपके सामने ऑर्डर क्या दिया हुआ है, वो दिया है आपके सामने, बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो 2/3। उसी प्रकार ए का ऑर्डर क्या है आपके सामने, 3 है ना, ठीक है, 3/2। यहाँ से कर देंगे, नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो 2/2 का बनकर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बी ए निकाल लेते हैं। तो जो बी ए है, अब देखिए यहाँ पर नया मैट्रिक्स जो है बी ए वो 2/2 का बन रहा है, और जो ए बी है वो 3/3 का बन रहा था। इसका मतलब जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा हमेशा, ये सिद्ध हो गया। ये सिद्ध हो गया ना। मैंने अभी आपको एक नोट लिखवाई थी कहीं ना कहीं पे, याद करिएगा,
ये नोट लिखवाई थी वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिए। अब देख ली बी ए निकालते तो आपके सामने 4 5 6 7 - 8 2 और क्या दिया हुआ है 1 3 5 2 - 4 6। मल्टीप्लाई करिए, जल्दी जल्दी करेंगे, पहले रो को पकड़िए और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके सामने क्या हो जाएगा 4 × 1 दैट इज 4, 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, 6 × 5 वो हो जाएगा 30। इसी प्रकार पहले रो को पकड़िए और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 2 वो क्या हो जाएगा आपके सामने 8 के बराबर, 5 × -4 -20, 6 × 6 + 36। इसी प्रकार देखिए 7, अब दूसरे रो को पकड़िए, दूसरे रो को पकड़ेंगे आप और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 1 7 प्लस -8 × 3 क्या हो जाएगा वो -24, ठीक है। इसके बाद 2 × 5 वो 10, 7 × 2 वो 14 हो जाएगा, -8 × -4 + 32। इसी प्रकार 2 × 6 हो जाएगा आपके सामने 12। अब यहाँ पर देखिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी आपके सामने, देखिए यहाँ पर इसको जोड़ करिए वो क्या हो जाएगा आपके सामने, दिस विल बी अ क्या होगा 49, ये आपके सामने क्या हो जाएगा आई थिंक दिस विल बी अ 24, एम आई राइट। अब देखिए नेक्स्ट ये कि आपके सामने क्या हो जाएगा, इसको करिए, इसको अधिक करेंगे 7 आएगा और ये आपके सामने क्या आएगा जोड़िए 12 14 32, ये किसके बराबर आएगा ये 58 के बराबर आएगा। ओके एम आई राइट, 2 2 4 8, ठीक है 58 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर केवल इतना ही नहीं बोला था, ये भी बोला था कि सिद्ध करिए कि जो ट्रेस ऑफ ए वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होगा। ट्रेस का मतलब क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़, डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़, ठीक है, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। हमने डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा बताइए, ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा, जल्दी से जोड़ के बताइए, जल्दी फास्ट। ओके आपने आई थिंक आपने अब तक जोड़ लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा, वो हो जाएगा देखिए 18 + 42 + 47, 18 + 42 + 47, this will be a 10, 7, we will have 1 carry, this will be a 8 9 1 and 7। ओके इसी प्रकार ट्रेस ऑफ बी ए निकाल लीजिए, ट्रेस ऑफ बी ए क्या आपके सामने क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा देखिए 9 8, इट विल बी 7, विल गेट कैरी 1 107। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका समझ में आ गया होगा। पहला तरीका क्या होता है, ऑर्डर लिखिए, ठीक है, मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर है पहले वाले का, दूसरे वाले का p क्रॉस q, इसको ऐसे पकड़ेंगे उठा के बाहर फेंक देंगे, नए वाले का हो जाएगा ये, ठीक है। ओके ये जो है इक्वल होना चाहिए, n और p क्या होना चाहिए, n और p क्या होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, ये ना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑर्डर की होगी हम यहाँ से पता कर लेते हैं। ओके और ट्रेस भी निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि आपके ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। ओके रा तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की क्या देखेंगे हम यहाँ पर, प्रॉपर्टीज देखेंगे, अवयवों के गुणन का गुण धर्म। तो सबसे पहली जो आपके सामने प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो आपके सामने क्या है, आमतौर पर हम ये पढ़ चुके हैं लेकिन हम फिर से लिख देते हैं, इन जर्नल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन आमतौर पर यदि देखा जाए, आमतौर पर यदि देखा जाए तो ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है आपके सामने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्या कहलाती है, साहचर्य का नियम होता है। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पर आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करो, उसको पहले ए बी को मल्टीप्लाई, मान के चलते हैं कि अपने सामने तीन मैट्रिक्स से तीन अवयव है ए बी और सी, तो हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, जैसे आपके सामने तीन नंबर है 5 4 और 3, तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग सकती है ना। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, फिर सी को मल्टीप्लाई करो,
या फिर पहले BC को मल्टीप्लाई करो फिर A को मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है, यदि तुम A और B और C एक इस ऑर्डर में लिख रहे हो, है ना, ऑर्डर क्या है, पहले A है फिर B है फिर C है, तो उस साइड भी पहले A पहले B फिर C होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको BC मल्टीप्लाई करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। आपका आंसर सही आए इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, तो आपको ऑर्डर क्या रखना है, सेम रखना है। यदि मान के चलो ABC है तो उस साइड भी ABC होना चाहिए। तो ये आपके सामने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है। मान लेते हैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स है A एंड B, है ना, दो अवयव है आपके सामने A और B, दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और बाहर में किसी लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। तो ये जो लैम्डा है वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहला तरीका ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नई अवयवों का निर्माण कीजिए, नई मैट्रिक्स निकाल लीजिए, फिर बाद में लैम्डा को अंदर सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप A में मल्टीप्लाई करिए, सबसे पहले A में मल्टीप्लाई करिए, वहाँ से एक नई मैट्रिक्स बनेगी, फिर B का A और नई मैट्रिक्स और B का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या फिर एक और रहने दीजिए और B के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके सामने बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ है ना, जहाँ पर लैम्डा आपके सामने क्या है, कोई स्केलर नंबर है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है आपको। हाँ, अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके सामने। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, वितरण नियम, इसको क्या बोलते हैं, वितरण नियम भी बोलते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, चलिए मेरे को मान के चलना है कि आपने 4 + 5, ठीक है, दो नंबर है 4 और 5, उनको मैंने सम किया, बाहर 3 का मल्टीप्लाई किया। तरीके क्या क्या हैं ये बताइए आप मुझे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तरीके क्या हैं आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, 4 और 5 को पहले जोड़ देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 × 3 27, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 3 = 15, फिर जोड़ो। तो ये दो तरीके होते हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यही कहता है। आपके सामने मान के चलते कोई 3 मैट्रिक्स है A और B एंड C, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन पर किस प्रकार अप्लाइड होगी वो देख लेते हैं। आपके सामने A मैट्रिक्स है और B + C, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, एक नई मैट्रिक्स बनेगी, फिर A के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए, इसको अंदर भेज दीजिए, अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB AC। ध्यान रखिएगा, यदि ये आगे है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आगे ही रहेगा, क्या रहेगा, आगे ही रहेगा। यदि ये आगे है तो अंदर जाकर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वह आगे ही रहेगा, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो यदि जब आगे से मल्टीप्लाई होता है ना, आगे से मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री का मतलब क्या होता है, आपके सामने आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहीं पे मान लीजिए कि आपके सामने B+ मैट्रिक्स है, अब बाद में आप A लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम BA, देखिए बाद में है तो लिखेंगे बाद में, ठीक है, BA + CA। तो ये आपको याद रखना होगा कि बाद में मल्टीप्लाई होगा, यदि वो बाद में लिखा है तो बाद में मल्टीप्लाई मतलब बाद में लिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। ये आपके सामने कुछ 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अगली आपके सामने आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये नाम आपने सुना होगा, अभी हमने पिछली भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर देख लिया था, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपके सामने, गुणन के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या बोलता है कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, पहले करो या बाद में करो या फिर पहले करो, उसका जो वैल्यू होगी वो A के बराबर ही आ रही होगी, ठीक है। इसका हमने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल भी देखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, शायद देखा था आई थिंक,
नहीं देखा होगा तो फिर से अभी आगे देख लेंगे। ओके, तो ये आपके सामने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला है, इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये आपके सामने कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, इस चीज़ का आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हो गया, यहाँ पर एक और होता है आपके शायद यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं अभी या फिर आगे चल के फ्यूचर में, तो आपको यहाँ पर काम आने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि आपके सामने दो अवयव हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यदि दो अवयव हैं, दो मैट्रिक्स ए एंड बी, जो आपके सामने क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब आपके सामने क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट होगा इसका ए का, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और बी का डिटर्मिनेंट जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो अगला आपका चैप्टर है तो वहाँ पे हम देख लेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या बोलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी की जो ए बी है वो बी ए के इक्वल हो जाएगा। अभी तक हमने पढ़ रहे थे, हमें जो पहली प्रॉपर्टी थी, हमने वो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने वो पढ़ा था कि जो ए बी है बी ओ के इक्वल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे मैंने एक और चीज़ कही थी कि आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन कभी हो भी सकता है। ये वही स्थिति है, वही कंडीशन है जब ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो सकता है। अब देखिए बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, तो वो होता है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या एन, आई एन के बराबर। अब यहाँ पर एन का मतलब क्या है, एन का मतलब ये कि दर्शा रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मान लीजिए जो एन जो है वो 2 है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, है ना। यदि एन की वैल्यू 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने ऐसी बन के आएगी, ठीक है। तो एन एक्चुअली में ये दर्शा रहा है। ओके, तो यदि ए बी बराबर बी ए है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों पड़ा, क्योंकि ए इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर बी इनवर्स जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा, ये लिख देना है। अब ये इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे, अभी आगे आपका टॉपिक आएगा, तो ये आपको प्रॉपर्टी लिख लेनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ए इनवर्स होता है वो 1/a नहीं होता है ना। ये आप किनारे साइड लिख लीजिए, ए इनवर्स नॉट इक्वल्स टू 1/a, है ना। आप जैसे जानते हैं कि आप मैंने 2 इनवर्स लिखा हो तो आप इसको 1/2 लिख देते हैं, है ना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा और रिमाइंड कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना जाए। ओके, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम अगला कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो आपको सबसे पहले आपको एक मैं काम दे रहा हूँ एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 17 जो है मैट्रिक्स चैप्टर का, उसको आप सॉल्व करिएगा। हम यहाँ पर एक सवाल देखते हैं, आपके सामने क्या दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिए और आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को करो या फिर पहले इन दोनों को करो, बातें की होती है। अभी हमने अपने कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि जो उनके जो एम आपके सामने, मान लीजिए कोई पहली मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन और दूसरी मैट्रिक्स आपके सामने पी क्रॉस क्यू, तो जो एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर रोज की संख्या कितनी है 1, कॉलम की संख्या कितनी है 2, यहाँ पर रोज की संख्या कितनी है 2, कॉलम की संख्या कितनी है 2। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यदि एम क्रॉस एन है तो एन इक्वल्स टू पी क्रॉस क्यू होना चाहिए, पी क्रॉस क्यू। तो एन जो है वो पी के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहला रो है ना, इसका पहला रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। तो देखिए पहले रो का पहले एलिमेंट, तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसका दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रोज से कॉलम तक कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप लिख लीजिए चाहे तो, रोज से कॉलम तक, रोज से कॉलम तक मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी कॉलम है मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे 2x प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3। यहाँ पर सामने पहला एलिमेंट बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए आपके सामने क्या बन सकता है, दूसरा रो क्या बनेगा आपके सामने, 2x इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये आपके सामने बन के तैयार हो गया नया मैट्रिक्स। ओके, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, x और 3 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि ये आपके सामने सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, आपके सामने क्या बनेगा, ये 2x बनेगा और ये बनेगा -9, ये बनेगा 4x और ये बनेगा 0, तो 0 कुछ लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए x और 3 का। अब यहाँ पर देखिए 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो उसकी कंडीशन क्या होती है कि इनका
n इक्वल्स टू p होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 1 और 2 ऑर्डर है ना। रोज कितने हैं 1 और कॉलम कितने हैं 2। यहाँ पर रोज कितने हैं 2 है ना, इस वाली मैट्रिक्स में रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 1, मतलब n इक्वल्स टू p है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, तो हम यहाँ से ऐसे निकालते हैं 1 क्रॉस q और 2 क्रॉस 1। तो यहाँ इसको पकड़ेंगे, उठा के फेंक देंगे, फाइनल मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की बननी चाहिए। तो देख लेते बनती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए रोज से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पूरे रो को पकड़िए और पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो पूरे रो को पकड़ के पूरे कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। यहाँ पर ये बनेगा आपके सामने 2x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले वाले के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले के साथ, एक जो है दो मतलब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होंगे, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। अब ये हो जाएगा 4x इंटू 3। ओके, तो ये आपके सामने क्या बनेगा 12x बनेगा, ठीक है, 12x इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो आपके सामने क्या बनेगा 2x माइनस 9 प्लस 12x। ओके सॉरी, अंदर x मल्टीप्लाई होगा 2x और ये आपके सामने बन जाएगा 9x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है, तो 0 जो है मैट्रिक्स इक्वल टू 0 दिया है, तो मैट्रिक्स इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि ये नल मैट्रिक्स दी है जो फाइनल बन रही, तो नल मैट्रिक्स 0 है। अब इन दोनों एलिमेंट को क्या करेंगे, अब इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आपके सामने हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। आई थिंक आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। तो आपको समझ में आया किस प्रकार इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से 12 नंबर मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये आपके सामने मैट्रिक्स दिया और इक्वल टू दिया हुआ है। बोला कि x, y और z और w की वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज पूछा है कि क्या पूछा है आपके सामने, लेट्स मी चेक। हाँ, इसने वैल्यूज पूछा है, तो वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्केलर जो है स्केलर है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के सभी एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगी, सभी के सभी अवयव में जाकर वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आपके सामने बनेगा 3x 3y 6 3w बराबर, यहाँ पर देखिए दो मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स क्या है समीशन में, इसका मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। x को 4 के साथ जोड़ेंगे तो x प्लस 4, 6 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 प्लस x प्लस y। इसी प्रकार देखिए -1 को इसके साथ जोड़ेंगे तो -1 प्लस z प्लस w, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3 हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स इक्वल है और उनका ऑर्डर जो है वो सेम है, उनका ऑर्डर जो है वो सेम है, तो क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो x प्लस 4, ठीक है। उसी प्रकार इसको इसके साथ इक्वल करिए तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। इसी प्रकार इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो -1 प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो 3w बराबर 2w प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है और आपके सामने ये x प्लस वाई और x और y भी इक्वेशन है, इन दोनों से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये z और w और ये w इक्वेशन है, तो यहाँ से आप z और w की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, जनरली मैं बोलूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। यहाँ पर देखिए a दिया हुआ है और a की पावर 8 पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या 8 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सवाल ये उठता है। तो जवाब है ना। ये आपके सामने a की पावर 100 भी पूछ सकता है, a की पावर 1000 भी पूछ सकता है, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है पैटर्न। पैटर्न ढूंढो, पैटर्न खोजो, ठीक है। आपको पैटर्न खोजना है कि भाई किस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न बन रहा होगा। तो पैटर्न खोजने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि 2-3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। आपको कुछ चीज़ समझनी है तो उस कुछ चीज़ को थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो उसमें घुसना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्रिकेट खेलना है तो बल्ला तो पकड़ना पड़ेगा ना, केवल मोबाइल में खेल के थोड़ी बनेंगे। तो भाई हम बल्ला पकड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, मतलब 1-2 स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से पैटर्न समझेंगे और फिर फाइनली इसको लिख देंगे, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि आप ए स्क्वायर निकालो, मतलब उसका होता है a मल्टीप्लाइड बाई, मतलब AB 0 1 मैट्रिक्स देखिए 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है, ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो लिख सकते हैं हम 2x2, और ये 2x2 इसको पकड़िए उखाड़ के फेंक दीजिए, फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होगा। चलिए करते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने पहले रो को पकड़ेंगे और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सामने क्या बनेगा, a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, b मल्टीप्लाइड बाई 0, तो b मल्टीप्लाइड बाई 0 तो प्लस 0। उसी प्रकार पहले रो को पकड़ के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी। यहाँ पर देखिए b इंटू 1 वो क्या हो जाएगा b। इसी प्रकार देखिए पहला रो वाला काम हो गया। अब दूसरे रो को पकड़ते हैं, दूसरे रो को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पर 0 इंटू ए हो जाएगा 0 एंड 1 इंटू 0 वो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 0 इंटू बी, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया है, सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो यहाँ पे सामने 0 इंटू बी 0 प्लस 1 इंटू 1 1। देखिए क्या बन के आ रहा है आपके सामने, ये बन रहा है ए स्क्वायर ए प्लस 1, बी को मैं ले रहा हूँ बाहर 0 1, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। लेकिन अभी पैटर्न क्या है हमको नहीं पता, एक और बार मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो चलिए एक और बार मल्टीप्लाई करके यदि हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो वो देखिए क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक मैट्रिक्स इज द इजीएस्ट चैप्टर, है ना, और इंटरेस्टिंग है। इससे टफ सवाल भी पूछ लिया जाता है ना तो बन जाता है, मतलब ये सीखना इतना आसान है। ओके, तो टफ सवाल भी आपसे पूछेगा ना तो बन जाएगा, कुछ नहीं करना होता, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, हर चीज़ की बस प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब का मतलब मैं क्या ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपके सामने ए स्क्वायर क्या है, वो है ए स्क्वायर बी ए प्लस 1 0 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए का, ए क्या है आपके सामने ए बी 0 1। ओके, यहाँ पर देखिए पहले रो को पकड़िए और सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए ए स्क्वायर को सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0, ठीक है। पहले रो को पहले रो कॉलम के साथ, पहले रो को पहले कॉलम के साथ कर दिया। अब पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी ए, इसको देखिए ए स्क्वायर को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक। उसी प्रकार बी इंटू ए प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे तो पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार देखिए पहला रो वाला काम हो गया अपने का। अब पकड़िए दूसरे रो को, दूसरे रो को पकड़ेंगे, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ करिए तो हो जाएगा 0 इंटू ए 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ठीक है। उसी प्रकार पहले रो को पहले कॉलम के साथ कर लिया। अब पहले रो को हम सेकंड कॉलम के साथ यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू बी 0 1 इंटू 1 1। अब देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, तो लिख के देखते हैं। ये बन रहा है ए क्यूब, यहाँ से बी को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है 0 1। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर में क्या था, ए स्क्वायर में आपके सामने जब आपने ए स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे आपके सामने ए स्क्वायर बन रहा था, बी इंटू ए प्लस 1 बन रहा था, 0 और 1 बन रहा था। जब आपने ए क्यूब किया तो यहाँ पर ए क्यूब आ गया और बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर अंदर जो है वो ए आपके सामने क्या बन रहा है जी, पहले ए की पावर 0 फिर आया, है ना, ए में क्या था ए की पावर 0 था, फिर ए स्क्वायर में क्या आया ए प्लस 1 आया, अब ए क्यूब में ए स्क्वायर प्लस 1 आया, तो ए की पावर 8 में क्या आएगा, ए की पावर 8 में क्या आएगा, तो आप समझ सकते हैं आपको पैटर्न मिल गया। ए की पावर 8 में आएगा, यहाँ पर ए की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर में भी 0 था 0 1 था और आपके सामने ए क्यूब में भी 0 और 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर आपके सामने ए की पावर 8 आएगा, बी यहाँ पर मल्टीप्लाइड से देखिए बी बाहर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर भी बाहर मल्टीप्लाइड है, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आएगा ए की पावर 7 ए की पावर 6 ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो ये आपके सामने मैट्रिक्स बनकर आ रही होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको जब कभी भी ए की पावर में बहुत ज़्यादा दे दिया बहुत ज़्यादा पावर होगी तो मल्टीप्लाई करके पैटर्न फाइंड आउट करना है। कभी कभी यहाँ पर देखिए ए क्यूब में ही पैटर्न मिल गया, कभी कभी आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। 4 बार मल्टीप्लाई करना जनरली रेयरली ही होता है, बहुत ही मुश्किल से आता है, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है। 4 बार से ऊपर यदि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 4 बार से ऊपर मल्टीप्लाई मत करिएगा, 3 बार में जनरली आपको पैटर्न मिल जाता है। नहीं मिल रहा है तो आप देखिए अपनी गलती का है, आगे और मत बढ़िए, क्योंकि आप गलती ही कंटिन्यूसली करते जाएंगे। तो आपको हमेशा ए क्यूब देखना है, हो सके तो ए की पावर 4 जाना जब गलती चेक करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके।